Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के तीसरे लेक्चर का। समझ में आया? सर ये क्या कह रहे हो? तीसरा लेक्चर मतलब क्या? जो एपिसोड इसके पहले हो चुके थे उसमें हमने कवर कर लिया था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने प्रोसेस डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों। मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था, आपकी जो भी डिमांड है, जो भी चैप्टर आपको चाहिए, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको किस पार्ट में तकलीफ़ हो रही है वो भी बताइए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई करते रहोगे। तो चलिए आगे का पार्ट कवर कर लेते हैं। तो अब है जो नेक्स्ट कंसेप्ट, वो हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। सर ये साइन मतलब क्या? आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में कहीं कहीं पे प्लस माइनस देखोगे। क्या देखोगे? प्लस डब्लू, माइनस डब्लू, ऐसा ये सब क्या है? तो जैसे कि आप सब जानते हो, कन्वेंशन जो होता है वो मतलब क्या होता है उसका, जो सब लोग फॉलो करते आ रहे हैं बिना किसी रीज़न के। गांव जाते हो, अपने माता पिता के पैर पड़ते हो। सर माता पिता वो तो साथ में ही रहते हैं। अरे कहीं पे भी जाते हो, अपने से बड़े जो हैं उनके पैर पड़ते हो, क्या मिलता है आपको रिटर्न में? सर आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कितना किलो? जी हाँ, अब ये तो मजाक वाली बात हो गई। जी हाँ, हमें रिटर्न में ब्लेसिंग्स मिलती है और इसीलिए हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इसमें रिटर्न में तो बहुत कुछ आउटकम इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मिलती, बट फिर भी हम करते हैं। हमने अपने माता पिता के पैर पड़े, उनके माता पिता के भी पैर पड़ेंगे। समझ में आया? वो भी अपने माता पिता के पैर पड़ते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन भी माता पिता के पैर पड़ेंगे। तो ये एक कन्वेंशन है। समझ में आया? वैसे ही साइन कन्वेंशन हम थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक सिस्टम। ए बबुआ, ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया। सिस्टम। सर सिस्टम नहीं, सिस्टम। ज़्यादा टीवी देख रहे हो लगता है। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम। डन। इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। तो अगर सिस्टम पे वर्क हुआ, क्या कहते हैं? सिस्टम पे हुआ वर्क, एरो बनाते हैं। ये ले लीजिए। तो ये देखिए, अगर सिस्टम पे वर्क हुआ, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो अगर सिस्टम पे कोई वर्क करता है, मतलब जो सराउंडिंग में हमारे सिस्टम पे काम कर दी, बाहर से सिस्टम पे काम हुआ, मतलब पिस्टन अगर नीचे चला गया तो उसे आप लोगे प्लस डब्लू। और अगर यहीं पे वर्क डन ऑन के बदले अगर बच्चों बाय आ गया, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसे आप क्या ले लोगे? जी हाँ, इसे आप ले लोगे माइनस डब्लू। तो देखिए, एक शब्द के फर्क से कितना फर्क पड़ गया। ऑन एंड दिस इज बाय। डन। अब जरा देखिए, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे? हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम को हीट मिली, तो उस हीट को आप लेने वाले हो प्यारे बच्चों क्या? प्लस क्यू। और अगर यहीं पे मैं लिख दूं हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, क्या? हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो इसी को हम क्या ले लेंगे? जी हाँ, इसी को हम ले लेंगे माइनस क्यू। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ये हीट इज एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? रिलीज। एब्जॉर्ब हुआ मतलब मिला, और रिलीज मतलब गया। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्ब।
और यहाँ पे रिलीज। इन शॉर्ट बोलूँ प्यारे बच्चों, जो अपना वो प्लस, जो गया वो माइनस। आया सबको समझ में? ये साइन कन्वेंशन है, एकदम सिंपल सा। चलो इसे सेंटर में ले लेता हूँ ताकि आप इसे हमेशा याद रखना। इस पीडीएफ पे सिर्फ यही रहेगा, क्या? साइन कन्वेंशन। सेंटर में है क्या रे बाबा? यस, आगे लाए सेंटर में। तो साइन कन्वेंशन अपन ने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम इसमें पढ़ने वाले हैं वर्क डन। क्या? वर्क डन। और वो भी कौन सा? आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल वाला वर्क अपन पढ़ने वाले हैं कंपनी। समझ में आया? अरे हाँ या ना? बट इसके पहले मेरे ख्याल से मैं आपको यूनिट बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ प्यारे बच्चों? यूनिट। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और इसमें एक ऐड कर देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट के बाद पहले रुक जा रे बाबा। यस, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब सही है। चलिए तो यूनिट ऑफ वर्क देख लेंगे। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में हमारे बताया था कि हम जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये कौन सी यूनिट होगी? वर्क की कौन सी यूनिट? हम वर्क कैसे करेंगे थर्मोडायनामिक्स में? यस, प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क करने वाले हैं। कौन सा? प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क। तो आई होप आप सबको पता है इसकी यूनिट भी कैसी होगी? पीवी। इज दैट क्लियर? और एनर्जी, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क करोगे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 जूल होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही किसके बराबर होता है? यस, 1 पास्कल मीटर क्यूब। आया समझ में? हाँ या ना? तो हम यहीं से पास्कल का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पास्कल होता है kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? ज़रा पास्कल मीटर क्यूब को देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पास्कल है और ये मीटर क्यूब है। एकदम सिंपल। पास्कल का ये वैल्यू रख दीजिए kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। ये -1 रे बाबा, और ये कितना है? +3। आया कि नहीं समझ में? ये -1 और ये +3 तो कितना आ जाएगा? +2। तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया? पास्कल पर मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 जूल के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी यूनिट देखते हैं। और भी यूनिट जितना आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में है ना प्यारे बच्चों, सब खत्म कर देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब जरा देखो, 1 लीटर बार। 1 लीटर बार। सर बट इसके पहले आप हमें बताओ बार कितने पास्कल के बराबर होता है? चलिए ठीक है, वो भी बता देते हैं। जो बार होता है मेरे बच्चों, अरे ये वो वाला बार नहीं है रे बांगड़ू, नहीं तो आप चालू हो जाओगे क्या माही वे मोहब्बदा। नहीं, ये प्रेशर की यूनिट है। और बार होता है 10⁵ पास्कल। आई बात समझ में? बार इज इक्वल टू व्हाट? 10⁵ पास्कल। प्यारे बच्चों, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 10⁵ kg पर मीटर सेकेंड रेज टू -2। इज दैट क्लियर? तो अब 1 लीटर बार की वैल्यू कितनी होगी? चलिए इसे भी निपटाते हैं। तो 1 लीटर मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 लीटर मतलब 1 dm³। और बार तो यही है जो आपने ऊपर लिखा है। कितना? 10⁵ kg पर मीटर सेकेंड रेज टू -2। डन, इजी डीजी। आगे देखो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 dm³ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 dm³ इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर उसका क्यूब। आ गया समझ में? इनटू ये
10⁻⁵, नहीं रे बाबा, 10⁵, यस, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब इंटू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। हाँ समझ में, टेंशन नहीं लेने का बाबा। ये देखो इधर 10⁻³ 10⁵, कितना हो गया ये 10⁻², और ये बचा हुआ सब कुछ लिख दो वापस। क्या हो गया ये मीटर का क्यूब, मीटर⁻⁻1, m⁻³ कितना बच जाएगा बाबा मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, और सेकेंड तो अपना ऐसा ही था ना, मतलब ये कितना हो गया 100 जूल। मतलब यहीं से आपने सीखा 1 लीटर बार, 1 लीटर बार होता है किसके बराबर, यस 100 जूल के बराबर। आया समझ में, 1 लीटर बार होता है 100 जूल के बराबर। और मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, दे देता हूँ। 1 लीटर ATM होता है 101.3 जूल। ये भी इंफॉर्मेशन अगर आप रखोगे बच्चों, ये भी इंफॉर्मेशन अगर आप रखोगे तो आपका काम आसान ही होने वाला है। तो ये था हमारा यूनिट के बारे में, बहुत सिंपल, पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में काम करेंगे, समझ में आया। तो यूनिट आपको क्या क्या मिलने वाली है, यस पास्कल, मीटर क्यूब, या फिर लीटर बार, या फिर लीटर एटमॉस्फेयर, या फिर जूल में भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अगले, जो कि है क्वेश्चन नहीं है सर, कॉन्सेप्ट है। यस मेरा बेटा, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल नहीं रे बाबा, इरिवर्सिबल, ठीक है ना, करता हूँ ना। चलो तो इसको समझने के लिए अपन पहला लेंगे क्या, एक पिस्टन। चलो तो पहला पिस्टन बनाने के लिए सिलेंडर तो मांगता है ना रे, नहीं तो पिस्टन क्या हवा में रखेगा। यस, तो ये देखो, ये ऐसे रखा, अभी इस पे भी ऊपर ऐसा मांगता है। डन, क्लियर। ये हो गया अपना सिलेंडर। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे अपन, बोलो कंपनी, यस पिस्टन, जैसा सिस्टम वैसा पिस्टन। और इसके अंदर क्या भरोगे बच्चों, यस गैस भरेंगे। सो दिस इज गैस, इज दैट क्लियर। ये गैस हो गया, गैस भर दिया आपने, और ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसे V1 लिखेंगे। V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, आया समझ में। और ये पिस्टन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। पिस्टन कैसा है अपना, पिस्टन है, इसका कुछ वेट है, ऑब्वियसली ये मूवेबल भी है। मूवेबल मतलब बोले तो अरे घूमने वाला भी है। और हम ऐसा मानते हैं कि इधर फ्रिक्शन नहीं है भिड़ू लोग, ऐसा अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इधर फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लेस। आया समझ में। अब हम सब जानते हैं, अब क्या होगा, धीरे धीरे पिस्टन जो है ऊपर जाएगा, धीरे धीरे पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर, या फिर पिस्टन नीचे भी आ सकता है। कैसे, पिस्टन के ऊपर से एक फोर्स लग रहा है वीडू लोग, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यस पी एक्सटर्नल। सर ये पी एक्सटर्नल क्या है, पिस्टन का वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा है ना, हवा भिड़ू लोग वो भी तो प्रेशर डाल रही है, समझ में आ रहा है। तो पिस्टन का वेट और फिर एक्सटर्नल प्रेशर, बोलो समझा, ये हो गया। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स। अरे भैया किसी को कराने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए ना, बोलो हाँ या ना, ड्राइविंग फोर्स, ये कराने वाला फोर्स है, समझ में आया। और इसमें एक ऑपोजिंग फोर्स भी है, कौन सा, यस गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर, यहाँ से अंदर से भी एक प्रेशर लग रहा है, ऊपर की तरफ गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब ये पिस्टन, ऐसा देखा गया कि जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर। नहीं रे बाबा, ये पिस्टन के ऊपर पहले अपन ने वेट रखा था, क्या रखा था, वेट, वेट हटा लिया, पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है। तो पिस्टन का इमेजिनरी स्टेट बनाने वाला हूँ मैं, क्या बनाने वाला हूँ, इमेजिनरी स्टेट। तो ये देखो इमेजिनरी स्टेट इधर आ गया पिस्टन, ये डम्बा 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 डुम्बा, ये जुम्बा 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 जुम्बा, और ये इधर, ये ऐसा, समझ में आया। ये इमेजिनरी मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ गया,
पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, ये देखो, ये पहले वॉल्यूम V1 था, अब ये वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। ये वॉल्यूम क्या हो गया, V2। और ये जो है आपका क्या है, चेंज V2 माइनस V1, जिसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा V। आया कि नहीं समझ में? पिस्टन ऊपर जा रहा है भिड़ू लोग, मतलब वर्क कौन कर रहा है, यह सिस्टम वर्क कर रहा है। क्यों सिस्टम वर्क कर रहा है, इसीलिए तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। अगर पिस्टन नीचे आता तो कौन काम करता, सराउंडिंग। एक नंबर सर, समझ में आ गया अपने को, समझ में आया। तो यहाँ पे पिस्टन जो है वो ऊपर गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करेंगे मेरे बच्चों। यस, तो जनरली आप सबको पता है कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा वर्क पढ़ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क। कौन सा वर्क? यस, प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क। बिफोर ये सब डिराइविंग बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपना पिस्टन है, ये जो अपना पिस्टन है बराबर, इसका एक एरिया है, उसको अपन ने ए लिया, एरिया एरिया। पिस्टन किसकी तरह है, डिस्क की तरह, डिस्क डिस्क। अरे गाना सुनता है, सीडी सीडी। सर मुझे सिलेंडर पिस्टन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। अरे पिचकारी देखा है भाई, पिचकारी, उसमें जो होल्डर है ना, होल्डर वो पिस्टन है, और जो ट्यूब है वो किसकी तरह है, ट्यूब किसकी तरह है, सिलेंडर की तरह, सिंपल। तो ये उसका एरिया है, क्या है, एरिया। डन। अब इधर देखो, वापस उस काम पे आ जाते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अपने को पता है पी एक्सटर्नल क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। सर पी एक्सटर्नल जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। किधर लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे। डन। अब इधर से अपन ले लेंगे क्या, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू आ गई। अरे बोलो हाँ या ना। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, इस वैल्यू को आप ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो, ये जो वैल्यू आई इसी को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इसमें। डन। तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे आपको लगाना होगा क्या, अब यहाँ पे आपको लगाना होगा माइनस। क्यों बताओ, ये एक्सपेंशन वर्क है, ये एक्सपेंशन वर्क है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम ने वर्क किया है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। आया समझ में, इसीलिए ये माइनस साइन है। अब ये देखो, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए ये अपना सिलेंडर था ऐसा, तो ये अपना जो पिस्टन है ये बार बार ऊपर जाएगा ऐसे, थोड़ा इधर, तो फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर ऐसे। तो ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, यही चेंज इन वॉल्यूम। पहले इतना था फिर इतना हो गया। तो अगर आपको डिफरेंस ढूंढना है तो ये बड़े वाले में से, ये बड़े वाले में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ये इतना चेंज इन वॉल्यूम है। ये पूरा चेंज इन वॉल्यूम है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा चेंज इन वॉल्यूम है। ये आ गया समझ में? डन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आ गया समझ में? सर यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, एकदम सिंपल बच्चों, डेल्टा वी क्या है पता है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो आपका फाइनल इक्वेशन बन गया वर्क का, जिसे मैं एक बार फिर लिखना चाहूँगा। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, और ये है हमारा फॉर्मूला। तो जब भी इरिवर्सिबल आपको शब्द दिखे, आपको ये फॉर्मूला चिपका देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से। एकदम मस्त समझ में आया, विदाउट एनी टेंशन, एकदम सिंपल, क्लियर है? डन। तो ये था बच्चों, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहीं पे एक और कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है कि हम फॉर्मूले से देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं होगा तो वर्क होगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ या ना? आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल प्रेशर ना होता तो वर्क होता ही ना। क्लियर? अरे सिंपल सी बात है, आप पढ़ने बैठते हो
अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आप मस्त पढ़े ही जा रहे हो, तो फिर काहे का प्रॉब्लम। बट जानते हो ना, ज़्यादा पढ़ने के बाद दिमाग खुद बोलता है अरे बस हो गया भिड़ू, तो वो एक ऑपोजिंग फोर्स है। समझ में आया? तो चलिए मैं आगे का कंसेप्ट लेता हूँ और आपको सिखाता हूँ फ्री एक्सपेंशन। सर फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या? मतलब जहाँ पे कोई भी ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, जहाँ पे कोई भी ऑपोजिंग फोर्स नहीं है। मतलब सर P एक्सटर्नल ज़ीरो है, यस, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। सर ऐसी सिचुएशन कहाँ मिलेगी? यस, अक्कुम बक्कुम, वैक्यूम में, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है। इज दैट क्लियर? और सर मैं बताऊं आपको, एक और चीज़ हो सकती है, वर्क डन एक बार और जीरो आ जाएगा। कब? जब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा वी जब जीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। क्यों? तब कोई वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? यस, ऐसा कब होगा? जब रिएक्शन को हम डील करेंगे। रिएक्शन इज डील्ड इन क्लोज कंटेनर। रिएक्शन को किस में आप डील करने वाले हैं बच्चों? क्लोज कंटेनर में। समझ में आया? क्लोज कंटेनर में डील करते ही आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? यस, ज़ीरो। इसको थोड़ा लेफ्ट में ले लेता हूँ, डन। तो ये था किसका? वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क की तरफ। चलो देखते हैं। So the next one is concept of maximum work. कब आएगा मैक्सिमम वर्क? मैक्सिमम वर्क कब आने वाला है आप बताइए? यस, जब ऑपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो। जब ऑपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, मैक्सिमम वर्क आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। सो मैक्सिमम वर्क विल कम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना, मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो क्या? दूसरा पॉइंट, व्हेन डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स, जब डिफरेंस, जब क्या हो? डिफरेंस किसके बीच में? ड्राइविंग एंड ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्या? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच का गैप ज़्यादा नहीं है, तभी तो प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें अगर आप याद रखते हो प्यारे बच्चों, तो जो वर्क है वो कौन सा आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। चलिए अब इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन है। 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क करना है, तो आप सब जानते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमें वर्क करना है तो सिंपली हमको एक्सटर्नल कंडीशन को एक रेगुलर इंटरवल पे कम करते हुए चलना है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे पिस्टन ले लिया, सिलेंडर तो हो गया, अब पिस्टन ले लो। ये ऐसे, और इसके ऊपर कुछ वेट रखे हुए हैं बच्चों। क्या रखे हुए हैं? वेट। जी हाँ, बहुत सारे
वेट हैं जिनको हम धीरे धीरे उठाते चलेंगे, हटाते चलेंगे, और जिसके वजह से जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जी हाँ, हम कौन सा वर्क पढ़ेंगे, यहीं पे मैं एक इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, एक्सपेंशन वर्क। कौन सा वर्क? एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन मतलब सिंपल, पिस्टन किधर जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं रे बाबा। क्लियर? चलो इसको इधर बिठाते हैं। डन। मान लो अभी इसमें मैंने क्या किया, ये एक वेट को हटा दिया, ये एक वेट चला गया। डन। तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा। सब मिटाना ही पड़ेगा लगता है। ए बाबा तुम लोग काय को मिट रहे रे। चलो अब इन चिपांडुओं को ऊपर ले लेते हैं। ये ऊपर आ गया। सिंपल सी बात है यार, पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर। लेकिन कैसा? स्लोली 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 स्लोली। यस, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। क्यों? वेट आपने कम कर दिया ना, इसीलिए। और इसके अंदर क्या था मेरे बच्चों? इसके अंदर गैस था। अभी भी गैस उतनी ही है, ना थोड़ी ज़्यादा ना थोड़ी कम। क्लियर? तो यहाँ पे उतना ही। ओके, तो ये पिस्टन किधर गया? ऊपर गया। और ये क्यों गया? यस, हमने पी एक्सटर्नल को थोड़ा सा कम कर दिया। पी एक्सटर्नल क्या है? पी एक्सटर्नल क्या है प्यारे बच्चों? जी हाँ, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है। और वो प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? जो पिस्टन का वेट है प्लस जो पिस्टन के वेट के ऊपर वेट रखा गया है, या आई मीन टू से जो पिस्टन के ऊपर वेट रखा गया है। आगे समझ में? तो ये पिस्टन के ऊपर क्या रखा गया है? वेट। तो आप देखो कैसे सिचुएशन चेंज हुई। डन। ऐसा। तो इसमें कुछ गैस है और यहाँ पे जो ये प्रेशर लग रहा है ये क्या है? पी एक्सटर्नल। और ये जो अंदर गैस का प्रेशर है इसे हम कहेंगे पी इंटरनल, या फिर इसे सिर्फ आप पी कहोगे। चलिए तो अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। डेरिवेशन में करना क्या है? हमें वर्क का डेरिवेशन करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डेरिवेशन किसके लिए है वो भी लिखना है। वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप बच्चों आपको समझा। क्लियर है? वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा देखिए, जब हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल तरीके से कराएंगे तो बच्चों आपको नहीं लगता ये पिस्टन जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा? तो जो वर्क होगा वो छोटा सा वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ये छोटा सा वर्क होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये छोटे छोटे वर्क को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बट मैंने बताया हम लोग कौन सा वर्क पढ़ रहे हैं? जी हाँ, एक्सपेंशन। और वो भी कौन सा? रिवर्सिबल। और वर्क डन कौन सा? मैक्सिमम। तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है ये पी इंटरनल से थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा क्या होगा? कम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो पी एक्सटर्नल प्लस डी पी इज इक्वल टू पी इंटरनल। सर ये डीपी क्या है? स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, जी हाँ, ये एक्सपेंशन की कंडीशन है बच्चों। अगर आप ये नहीं मेंटेन करोगे ना तो एक्सपेंशन वर्क नहीं होगा। बोलो समझा? तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी। तो हर बार ऐसा छोटा छोटा वर्क हो रहा है और आप सब जानते हो छोटे छोटे वर्क को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो अब यहीं पर क्या करेंगे? इसी को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। या फिर पहले ये पी एक्सटर्नल की वैल्यू को इधर रख लेते हैं। चलो पी एक्सटर्नल की वैल्यू को उधर रख लेते हैं। तो अब क्या होगा जरा देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस होता है ना वर्क डन। क्यों? एक्सपेंशन वर्क है। वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम, सराउंडिंग पे। तो इधर क्या लिखोगे? पी इंटरनल माइनस डी पी।
और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों, यस ब्रैकेट में आप लिखोगे, ब्रैकेट के बाहर आप लिखोगे dv। एग्जैक्टली है सर, ये क्या माइनस है, यस माइनस है बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है। अब मल्टीप्लाई कर दो dv, तो इट विल बी व्हाट, माइनस p इंटरनल, या फिर p इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ p लिखिए, आप सिर्फ क्या लिखिए, p प्लस dp इंटू dv। अब जरा देखिए, एक छोटा इंटू दूसरा छोटा, एक स्मॉल वैल्यू इंटू दूसरी स्मॉल वैल्यू, एक छोटी सोच के लोग और दूसरी छोटी के, एक छोटी सोच का दूसरा भी छोटी सोच का छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। मैं आपको बताता हूँ, 0.5 इंटू 0.1, 0.05। जब दो छोटी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर और छोटा हो जाता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखना। आ गया सबको समझ में, ऐसा है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है फाइनली वो क्या बन गया, वो बन गया dw इज इक्वल टू माइनस पी इंटू स्मॉल dv। अब इसी को प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जी हाँ, इसी को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो चलिए खेला को आगे बढ़ाया जाए। यस, हो गया ये। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, आपको लिखना है तो लिखिए, वरना नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। dw इज इक्वल टू माइनस, अब यहीं पे आप देख रहे हैं p इंटू डी वी है, p इंटू क्या है, dv। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना चाहूँगा, जब वॉल्यूम v1 था तो वर्क 0 था, जब वॉल्यूम v2 हुआ तो वर्क w हो गया। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फंक्शन है, तो प्रेशर को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, यस मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहीं से हम यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू NRT, राइट। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V। ध्यान से देखो, ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स तो पक्का, 4 का भी आ सकता है, बड़ा डेरिवेशन है। तो PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, इसको इधर रख दो। और ये D0 से जब छोटा छोटा वर्क आपने ऐड किया, जब छोटा छोटा वर्क ऐड कर दिया तो कौन सा वर्क हो गया, यस मैक्सिमम वर्क। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट, W मैक्स। और ये क्या आ जाएगा, यस इंटीग्रेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंटीग्रेशन। क्या, माइनस NRT को मैंने बाहर हटा दिया, NRT अपॉन V, ये P के जगह पे आएगा, P के जगह पे क्या आएगा, NRT अपॉन V। और NRT मैंने बाहर ले लिया क्योंकि N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों, देखो ना आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, समझ में आया। अब ये देखो इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में ये V1 और ये V2, 1 अपॉन V dV आ गया। और हम सब जानते हैं ये क्या आ जाएगा, माइनस NRT, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होता है, ये होता है ln ऑफ x। सर ये ln ऑफ x क्या है, ये log टू द बेस e ऑफ x है। क्या है ये, log टू द बेस e ऑफ x। क्या है, log टू द बेस e ऑफ x। समझ में आया। और अब कोई भी प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों पता है, मैथ्स में वो क्या करते हैं, वो log टू द बेस 10 लेते हैं। तो मैथ्स में अगर ये होता तो 1 अपॉन x dx का वैल्यू वो क्या लिखते, log ऑफ x प्लस सी, क्योंकि उन्होंने log टू द बेस 10 लिया है मेरे भाई। क्या लिया है, log टू द बेस 10। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जब आप log टू द बेस e लिखोगे तो कोई c ऐड करने की जरूरत नहीं है। बोलो समझा, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम ln मतलब log टू द बेस e ऑफ v, और यहाँ पे ऊपर लिमिट क्या, v2, और नीचे क्या आ जाएगा, v1। डन। अब यहीं पे फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस NRT ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। इज दैट क्लियर, हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस NRT ln ऑफ v2 अपॉन v1। बट हम सब जानते हैं हमको तो log टू द बेस 10 में खेलना है, तो मैं log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 ऑफ v2 अपॉन v1। और ये आ गया अपना फॉर्मूला। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लिख के, ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए।
log to the base e of x is equal to 2.303 log to the base 10 of x होता है मेरे दोस्त। इसे डब्बे में बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप आप ये सब याद रखोगे। log टू द बेस e ऑफ x को कैसे कन्वर्ट कर दिया log टू द बेस 10 ऑफ x में, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया -2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। चलिए नए PDF मतलब नए पेज पे और डिटेल में अच्छे से लिखता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10, लिखने की ज़रूरत नहीं है, v2 अपॉन v1, और ये आ गया अपना फॉर्मूला। डन 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 डन, सिंपल सा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसे आप कैसे लिखोगे। यस, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम सबको पता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जग जानता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या आने वाला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या लिख दोगे आप, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो आपका आगे वाला पार्ट आ जाएगा। देखिए W, ओहो तुम रहने दो, तुम डेंजर के सिंबल हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। ओहो, मतलब ये भी यूज़ कर सकते हैं। यस, किस बात का फिक्र है तुम्हें, जो तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, जो तू है बिलियन एजुकेशन तो मुझे फिर क्या चाहिए। एकदम सही जा रहे हो प्यारे बच्चों। और ये हो गया आपका डेरिवेशन किसका, यस मैक्सिमम वर्क का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब दिमाग में एकदम मस्त रखने का, पढ़ाई करने का। डन। अब यहाँ पे देखो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या है, गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, n क्या लोगे आप, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये दिया रहेगा। r क्या है, गैस कांस्टेंट, r क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की जनरली आपको दो ही वैल्यू लेनी होगी, कौन कौन सी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। डन। और इसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, आप इसका टेंशन नहीं लोगे, कौन सा, कैलोरी वाला, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस में आएगा, CET में आने वाला है बिड़ू लोग, CET में। तो फिलहाल इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने लिए यूज़ नहीं है, अपन तो एक ही से काम चलाएंगे। बोलो समझा। डन, क्लियर हो गया। प्रेशर P1 P2, वॉल्यूम V2 V1, और टेम्परेचर बाबा, टेम्परेचर का ध्यान रखना, टेम्परेचर का यूनिट एक ही होगा, बोले तो कौन सा, केल्विन। डन, हो गया सब कुछ, एकदम मस्तच हो गया। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का बात करते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिक, इंटरनल एनर्जी। क्या है, so the next concept is called as what, इंटरनल एनर्जी। और इसका सिंबल क्या है, यस सिंबल लिखना तो ज़रूरी है, इंटरनल एनर्जी U है। ऐसे आपने सुना होगा ना, यू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड यू। तो ये यही डायलॉग है, आपके अंदर अखंड एनर्जी है, अब उस एनर्जी का आप कितना यूज़ करते हो ये मैटर करता है प्यारे बच्चों। इंटरनल एनर्जी, आपके अंदर जिस भी टाइप की एनर्जी है, जो भी मोशन से रिलेटेड एनर्जी है, उसे हम सब क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, और सिस्टम के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, गैस है। क्या है, गैस। तो गैस की एनर्जी कैसी होगी,
गैस के अंदर क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल होंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, समझ में आया, उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी होगी, उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, उनके अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, समझ में आया। मतलब जितने भी मोशन की एनर्जी होगी हम उसे काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। बोलो समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन भी तो होगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पसंद करेगा, लाइक करेगा, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इन शॉर्ट मैं समरी ही लिख देता हूँ मेरे बच्चों, क्या कि टोटल जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लो आपका काम ही मैंने आसान कर दिया। लो मान लिया हमने। सर गाने की वाट मत लगाओ, समझ गया बच्चों, आपकी बात आपके सर समझ गए। अब इसको कलर चेंज कर देते हैं, डन। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में, ऐसा हो गया। अब सुनिए, जब आपको पता चल गया है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, तो मैं आपको एक अंदर वाली बात बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्या आ गया कॉन्सेप्ट, यहाँ से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ गया, सिंपल, क्या याद रखना, ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी cannot be calculated. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी कैलकुलेटेड। और एक बात बताऊं, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये दो चीज़ है। एक तो पहले ये स्टेट फंक्शन है, क्या है ये, स्टेट फंक्शन, और दूसरा मैं बोलूं तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर मुझे नहीं समझा, क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब इंटरनल एनर्जी पहले और फाइनल पे डिपेंड करती है। मान लो तुम्हारी कुछ इंटरनल एनर्जी है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने वड़ा पाव खा लिया, तो वड़ा पाव खाने के बाद आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले U1 थी, बाद में कितनी हो गई, U2। आगे समझ में, तो चेंज क्या ढूंढोगे, यस मेरे दोस्त, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हम चेंज ढूंढ सकते हैं। तो पहले अगर मैंने आपकी इंटरनल एनर्जी x माना था, तो उसके अंदर वड़ा पाव खाने के बाद कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अरे ये मिटा क्यों भाई, ऐसे मत करो, मिटो मत। अच्छा, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय, देखो यहाँ पे, internal energy can be changed by, पहला, work done by the surrounding on system, work done by the surrounding on the system, or transferring heat, or what, transferring energy, या फिर हीट बोल सकते हो, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। सिस्टम की एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। डन, क्लियर। अब इसी का ऑपोजिट ले लो। इसी का ऑपोजिट क्या है, दूसरा, इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं। ऑपोजिट इज व्हाट, वर्क डन बाय, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। मतलब अब वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग पे, और कौन कर रहा है, सिस्टम। ओके, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम।
डन। और रिमूविंग एनर्जी या फिर ट्रांसफरिंग हीट आप बोल सकते हो, और रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी फ्रॉम सिस्टम। कैसे? सिस्टम को कूल कर दो, सिंपल। तो यहां पे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। अब एक चीज याद रखिए, सिस्टम की एनर्जी में चेंज कैसे होगा? सिस्टम की एनर्जी में चेंज कैसे होगा? आप जो भी एनर्जी ट्रांसफर करोगे, जैसे मैं पहला एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज 30 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम। डन। यहाँ से आपको क्या पता चला? कितनी हीट सिस्टम को सप्लाई हुई? 30 किलो जूल की हीट सप्लाई हुई किसको? सिस्टम को। देन चेंज इन एनर्जी क्या होगा? चेंज इन एनर्जी, कौन सा एनर्जी? यस, इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो डेल यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज क्या हो जाएगा इसमें? कुछ आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। So 30 kilojoule of heat is supplied to the system. Then change in internal energy will be what? Yes, 30 kilojoule. 30 kilojoule का क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी का चेंज हो गया, मतलब उतनी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 10 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? यस, प्लस 10 किलोजूल, क्योंकि 10 किलोजूल की हीट क्या हो गई? सिस्टम को मिल गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं ऐसे 20 या फिर 10 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने कितना किलोजूल का वर्क किया? यस, 10 किलोजूल का वर्क किया, एंड 15 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने का आएगा पता है? -25। अरे सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया सर? मुझे टेंशन आ रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लो प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे कितने किलोजूल का वर्क हुआ? यस, 10 किलोजूल का वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम ने किया तो सिस्टम की उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और ऊपर से सिस्टम ने हीट भी रिलीज किया। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सिस्टम से जो कुछ भी गया वो पराया माइनस, और जो आया वो प्लस। तो सिस्टम ने वर्क कर दिया कितने का? -10 किलोजूल का। और हीट भी रिलीज कर दी कितने की? -15 किलोजूल की। तो टोटल कितने का इंटरनल एनर्जी की कमी हो गई? -25। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई एम डैम श्योर कि आप यहाँ तक अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, और फिर मिलोगे हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्यारे बच्चों, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। कोई भी तकलीफ आती है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिलियन एजुकेशन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।